Good afternoon, friends. This is Shravan Gupta. Welcome to my YouTube channel. And guys, this video is for CA final students, and myself also being a CA final student. Today, I was thinking of doing this from a very long time. I want to take this initiative to study online on YouTube with all of you, जहाँ पर ना सिर्फ मेरी पढ़ाई होगी बट लेक्चर देखकर आप सबकी भी पढ़ाई होगी। एंड आई एम नॉट एनी टीचर और एनीथिंग, बट मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ सीए फाइनल का, और मैं एलिजिबल होने के लिए ग्रुप वन के लिए अभी मैं तैयारी करूँगा। तो ग्रुप वन, अब क्योंकि जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन इन ट्रेनिंग है, तो उसमें आप सभी जानते होंगे कि 4 पेपर्स की जगह अब 3 पेपर्स कर दिए हैं, जो पहले 4 होते थे। तो अब इसमें जो लॉ का सब्जेक्ट होता था ओल्ड स्कीम में, वो अब इन्होंने एमसीक्यू बेस्ड कर दिया है, और उसको इन्होंने सेट ए में डाल दिया है, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में। तो वो हम आईसीआई की वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं, ऑफ एजुकेशन इन ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर लिख कर देख लो सीए फाइनल वीओएस नॉलेज पोर्टल, आपको आइडिया हो जाएगा। तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो नई स्कीम के बारे में। अब ये देखिए, ये फाइनल कोर्स की न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, जहाँ पर मेंशन्ड है कि ये ग्रुप वन में ये 3 पेपर्स हैं: एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो अभी ग्रुप टू की नहीं बात करेंगे, बिकॉज अभी मैं ग्रुप वन के लिए अपीयर होना चाहता हूँ। तो लेकिन एक प्री कंडीशन है, ग्रुप वन में मैं डायरेक्टली अपीयर नहीं हो सकता सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद में। नई स्कीम के अकॉर्डिंग अब एक ना सेल्फ पेड ऑनलाइन मॉड्यूल आए हैं, तो हमें अब पहले वो क्लियर करने पड़ेंगे। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर हैं, तो ये हमने ओपन कर लिए यहाँ पे। अब इसमें ना जो पहले कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, आपको पता है कि ये पहले ओल्ड स्कीम में था। तो अब ये तब एक सब्जेक्ट होता था कॉम्प्रिहेंसिव, 100 मार्क्स का पेपर होता था। लेकिन अब क्योंकि अब ये सेट ए जो है, अब ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का पार्ट बना दिया गया है, तो अब ये एमसीक्यू बेस्ड इसका पेपर होता है। तो हम इस देख भी सकते हैं मॉडल टेस्ट पेपर में। तो इसमें अब एमसीक्यूज आते हैं, केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो ईच क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो मीन्स कि हमें 100 मार्क्स के पेपर में मीन्स कि हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये हमने मॉडल टेस्ट पेपर इसका देख लिया। और ये गाइस, ये ना मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल हमें समझ के पढ़ना होगा, हम रट्टा नहीं मार सकते, बिकॉज ये केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं। तो रेलेवेंट प्रोविजंस को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ये जो 100 मार्क्स का ये जो पेपर है एमसीक्यू बेस्ड, इसमें भी हमें क्या है कि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ओपन कर दिया है। ये इसमें जितने भी हैं, ये मतलब 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे इसमें। तो इकोनॉमिक लॉज 30 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का इसमें कंपनी लॉ है। तो हम अभी कंपनी लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, पैटर्न के बारे में, पेपर के बारे में वो हम बाद में भी देख सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर को आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं एक बार, टू चेक द एग्जामिनेशन पैटर्न। इसमें सभी क्वेश्चंस कंपलसरी थे, इसमें लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो 100 मार्क्स के पेपर में मींस कि हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फिर फटाफट से, विदाउट एनी फर्दर अडू और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, फटाफट से हम फर्स्ट ग्रुप में, हम जो सीए फाइनल एस्पिरेंट्स हैं जो अपीयर होना चाहते हैं मेरे साथ में, तो हम सब तैयारी शुरू कर देते हैं सेट ए में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज की। ठीक है, 70 मार्क्स का आपने देख लिया ये है, ये और 30 मार्क्स के इकोनॉमिक लॉज है, 70 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ है। तो शुरू करते हैं 70 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ। तो पहला लेक्चर इसका हम ऑनलाइन शुरू कर देते हैं। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम स्टडी मटेरियल में से ही पढ़ेंगे, और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही हम डाउनलोड करके पढ़ेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल से अच्छी कोई जगह नहीं है और पढ़ाई के लिए। तो ये मैंने ओपन कर लिया स्टडी मटेरियल। सो गाइज, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। चलो, चैप्टर 1 कंपनी लॉ का, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स।
तो गाइज फटाफट आते हैं इस पे टॉपिक पे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ इसको, सो दैट आपको स्क्रीन में अच्छी तरह से दिखाई दे। आई होप कि आप सबको क्लियर अब दिख रहा होगा, तो आप मेंशन कर देना वीडियो के कमेंट्स में। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में सबसे पहले क्या है कि हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, यानी कि बोर्ड। एक कंपनी में जो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स है उसको बोर्ड कह देते हैं। तो सभी डायरेक्टर्स मिलके कलेक्टिव बॉडी जो बनाते हैं उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह देते हैं। और डायरेक्टर कौन होता है सेक्शन 234 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में डायरेक्टर वो होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं एज अ डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, कहता है डायरेक्टर्स वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। द कंपनी itself is an artificial person created by law having separate legal existence but without any physical body or mind of its own. It needs to be managed through human beings. Though the shareholders, being owners, are physically available to manage their company, but as their number grows, all of them together may not be able to manage the affairs, and if they do so, it shall be mismanagement and nothing else. तो पहली बात यह है कि डायरेक्टर्स की क्या ज़रूरत पड़ी है कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने की। कंपनी में तो शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, तो शेयर होल्डर्स ही क्यों नहीं मैनेज कर लेते कंपनी को। क्या होता है कि छोटी मोटी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जिसमें कम शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें तो शेयर होल्डर्स ही मैनेज कर लेते हैं कंपनी को डायरेक्टर्स बन के। लेकिन बड़ी कंपनीज में, जैसे पब्लिक कंपनीज में क्या होता है, ज़्यादा शेयर होल्डर्स जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे सारे लोग मिलकर अगर मैनेज करना शुरू कर देंगे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, तो उसमें मिसमैनेजमेंट होगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टर्स का आया है कि डायरेक्टर्स विद इन दी परमिसिबल लिमिट में बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स दी शेयर होल्डर्स और आउटसाइडर्स। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं या तो वो शेयर होल्डर्स के अंदर से ही बन सकते हैं, या फिर कोई बाहर वालों को भी हम डायरेक्टर्स बना सकते हैं, और वो भी कितने, विद इन दी परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट कितनी है वो आगे देखेंगे। अच्छा, लीगल पोजीशन क्या होती है डायरेक्टर्स की, फटाफट से देखते हैं। एज रिगार्ड्स द लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर्स इज कंसर्न्ड, they can be considered both as the agents and trustees for a company. अब जहां तक इनकी लीगल पोजीशन का सवाल है, जो डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी के एजेंट्स भी माने जाते हैं कभी कभी, और कंपनीज के ट्रस्टीज भी होते हैं। ट्रस्टी यानी कि रखवाला कंपनी का और इसकी प्रॉपर्टीज का, इसके पैसे का, ठीक है। तो एज एजेंट्स they bind the company as their principal as soon as they enter into various transactions on its behalf. तो क्या करते हैं, अगर कंपनी के एजेंट बनके ये कंपनी को बाइंड कर देते हैं अपने ट्रांजैक्शंस की वजह से। जैसे जैसे ये कुछ कंपनी के एजेंट्स होते हुए कंपनी के बिहाफ पे ये कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहाँ पे ये कंपनी बाउंड हो जाती है इनके एक्शन से या इनके ट्रांजैक्शन से। तो लॉ ऑफ एजेंसी वहाँ पे आ जाता है, और इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। एट टाइम्स द कंपनी इटसेल्फ इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्ट्स दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी कई चीज़ों में अपने डायरेक्टर्स को अपना एजेंट बना देता है, कि वो कहता है कि यार तुम करो हमारे बिहाफ पे, और तुम जो ट्रांजेक्शन हमारे बिहाफ पे करते हो तो उसके लिए तुम हमें बाउंड कर देते हो, ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस में। और कई जगह तो ठीक है, तो कई कई जगह पे लॉ ऑफ एजेंसी लग जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बनता है कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के बीच में। लेकिन जहाँ पे कंपनी प्रिंसिपल है और डायरेक्टर्स क्या हैं, एजेंट है। लेकिन कई कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिसको कंपनी आगे डायरेक्टर्स को नहीं दे सकती, तो वो कंपनी खुद ही करती है। तो कंपनी उस वक्त पे खुद ही प्रिंसिपल है और खुद ही एजेंट है। और वो कौन से एक्ट्स है वो हम देखेंगे आगे, जब चैप्टर को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको एज इट इज समझते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 lays down the provisions requiring as to when the company needs to act both as principal as well as agent, and when the directors need to act as agent of the company. तो कंपनीज एक्ट हमें बता देगा कि कब एक कंपनी खुद ही प्रिंसिपल है और खुद ही एजेंट है, और कब किन किन चीज़ों में डायरेक्टर्स कंपनी का एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे जाते हैं। इट मे बी नोटेड दैट where the directors are empowered to take certain decisions, the company cannot negate them or issue directions to the directors directing them to go for a particular decision, except that it may replace the directors with the ones of its choice. अच्छा, अब देखो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां पर कंपनी ने डायरेक्टर्स को एम्पावर किया हुआ है कि तुम ये डिसीजंस लो हमारे बिहाफ पे।
ठीक है, और जहां जहां पे वो एजेंट्स होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, और वो कुछ डिसीजंस लेते हैं तो कंपनी उन डिसीजंस को मानेगी, और कंपनी उनको नकार नहीं सकती, निगेट नहीं कर सकती। और न, लेकिन हाँ कंपनी उन मतलब ये जरूर कह सकती है उनको कंपनी, मतलब कंपनी उनको रिप्लेस कर सकती है डायरेक्टर्स को विद द वंस ऑफ इट्स ओन चॉइस। मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, उन एक्ट्स में जहां पे वो एजेंट्स होते हैं, व्हेन दे एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट, so those acts cannot be negated, and neither the company can issue directions to the directors directing them to go for a particular decision। ये भी नहीं कंपनी दबाव बना सकती उनके ऊपर कि यार तुम एजेंट होते हुए तुम ये पर्टिकुलर डिसीजन लो, अपना डिसीजन ना लेके। ठीक है, तो ज्यादा कंपनी क्या कर सकती है, उनको रिप्लेस कर सकती है किसी और डायरेक्टर से। ठीक है, अब आगे चलो। एज ट्रस्टीज क्या होते हैं, डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू, ट्रस्टी का मतलब हिंदी में होता है रखवाला, तो डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टीज, मनीज, ट्रेड सीक्रेट्स एटसेट्रा बिलोंगिंग टू द कंपनी। तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई, कंपनी का पैसा, कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स हो गए जो कंपनी को बिलोंग करते हैं, उन सब की, अब आप इसमें मोटा मोटा याद कर लो, कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हो गई, बिल्डिंग्स, लैंड्स, एसेट्स हो गए, कंपनी के पैसे हो गए जो बैंक अकाउंट्स वगैरह, ट्रेड सीक्रेट्स, उनके लिए डायरेक्टर्स कंपनी इनकी रक्षा करते हैं, डायरेक्टर्स तो इनके रखवाले होते हैं, तो इसको ट्रस्टी कह देते हैं इन चीज़ों के लिए। अच्छा, कंपनीज के साथ इनका एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है डायरेक्टर्स का एज ट्रस्टीज एंड नॉट विद एनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर की तरफ ये ट्रस्टी नहीं होता डायरेक्टर जो होता है कंपनी की प्रॉपर्टीज की और बैंक अकाउंट्स की रक्षा कर रहा है, ट्रस्टी होता है ये कंपनी के लिए। द कंपनी and the directors are in a fiduciary relationship with the company as trustees and not with any individual shareholder। और अगर ये रिलेशनशिप टूटती है और कंपनी को अगर कोई डायरेक्टर्स के इलीगल एक्ट्स की वजह से कुछ लॉस हो गया, तो गलती करने वाले डायरेक्टर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा लॉस सफर्ड बाय द कंपनी। द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप इज एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट। तो डायरेक्टर्स का जो ऑफिस है ये बहुत ही भरोसे का काम है, इट इज़ एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट। अगर डायरेक्टर ट्रस्टवर्दी ना हो, और जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया ना कि ट्रस्टी होते हुए इसका एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, अगर ये कोई ऐसी गलती कर देता है कि जहाँ पर इसकी वजह से, इलीगल एक्ट्स की वजह से, अगर मान लो कि डायरेक्टर के इलीगल कोई गलत काम की वजह से अगर कंपनी को नुकसान हो गया, तो जिन डायरेक्टर्स की गलती है, जिन्होंने ये जानबूझकर गलती की है, तो उनको वो लाइबल होंगे कंपनी को रेटिव, मतलब कि कंपनी को इंडेमनीफाई करने के लिए, दोबारा से मतलब वो लॉस की भरपाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप आगे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर given in section 2 subsection 59 of the act inter alia includes directors, which means a director at certain times is also officer of the company। Since an officer is an employee of the company, the director as officer is also an employee so far as certain provisions of the companies act are concerned। अच्छा देखो, अब ना कहता है कि जो डायरेक्टर है वो कभी कभी कंपनी का एक ऑफिसर भी हो जाता है, और क्योंकि एक ऑफिसर जो है वो कंपनी का इम्प्लॉई माना जाता है, तो डायरेक्टर एज, क्योंकि डायरेक्टर को भी ऑफिसर ही मान लेते हैं, तो ऑफिसर क्योंकि इम्प्लॉई होता है तो डायरेक्टर को भी कभी कभी इम्प्लॉई माना जाता है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है इंट्रोडक्शन, लीगल पोजीशन डायरेक्टर्स की मैंने बता दी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि दोनों एजेंट्स भी होते हैं और ट्रस्टीज भी होते हैं। जब एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप अगर होता है डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में, तो जो ये लॉ ऑफ एजेंसी प्ले करता है उसकी वजह से, तो जो ये काम करते हैं एज एजेंट्स, तो उस केस में कंपनी बाउंड हो जाती है इनके ट्रांजैक्शन से। ठीक है, डायरेक्टर्स के उन एक्ट से और उन ट्रांजैक्शन से जो ये एज एजेंट करते हैं। ठीक है, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो कंपनी डेलीगेट नहीं कर सकती, आगे इनको नहीं दे सकती, वो उसको खुद ही करने पड़ते हैं, तो उस केस में वो खुद ही प्रिंसिपल है और खुद ही एजेंट है। ठीक है, और मैंने ये बताया कि जहाँ पर कंपनी उनको एजेंट मानती है और वो उनकी प्रिंसिपल होती है, तो वो जो डिसीजंस होंगे डायरेक्टर्स के, वो उनके ऊपर बाइंडिंग होंगे कंपनी के ऊपर। कंपनी उनको नकार या निगेट नहीं कर सकती, और उनको ये नहीं कह सकती कि आप नहीं, ये डिसीजन ना लेके आप दूसरा एक डिसीजन लो। पर कंपनी ज़्यादा बस यही कह सकती है कि यार हाँ भी हम तुम्हें रिप्लेस कर रहे हैं विद द डायरेक्टर ऑफ आवर ओन चॉइस। और ये तो प्रिंसिपल एजेंसी की बात हो गई। और एक अभी हमने क्या पढ़ा कि ट्रस्टी भी होते हैं डायरेक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ के पैसे के रखवाले होते हैं, और इनका जो मतलब एज ट्रस्टी इनका जो रिलेशनशिप है वो इट इज़
टुवर्ड्स द कंपनी, इट इज विद द कंपनी, ठीक है, नॉट विद एनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर नहीं इनको कुछ बोल सकता, कंपनी की तरफ इनकी जिम्मेवारी है एज अ ट्रस्टी। और अगर ये रिलेशनशिप टूटती है और कोई डायरेक्टर कोई गलती करता है, कोई इलीगल एक्ट करता है जिससे कंपनी को कुछ नुकसान होता है, तो वो वही डायरेक्टर भरेगा फिर, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कंपनी का डायरेक्टर एक ऑफिसर भी माना जाता है, और ऑफिसर क्या होता है, कंपनी का एम्प्लॉय ही माना जाता है। तो इसीलिए डायरेक्टर जो कि एक ऑफिसर है वो भी कभी कभार कंपनी का एक एम्प्लॉय ही माना जाता है अंडर सम प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब आगे आ जाते हैं कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स। कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिंपली द बोर्ड। आपको पता ही है कि जब डायरेक्टर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड कहा जाता है। ये बोर्ड ही है जो डिसीजंस लेता है मीटिंग्स पे, बोर्ड मीटिंग्स रखते हैं, उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं मिलके, और कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं लेता। तो इसीलिए एक क्वोरम होना ज़रूरी है, सो दैट द डिसीजंस कैन बी टेकन कलेक्टिवली, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट द बोर्ड मीटिंग्स। अब सोचो कि मीटिंग का क्या मतलब है, कि जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी मीटिंग होगी ना। अब एक ही आदमी अपने अपने आप से तो मिल नहीं सकता, तो कहने का मतलब ये है कि यार एक ही डायरेक्टर सारे फैसले नहीं ले सकता ना। तो कंपनी के अंदर कई डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए कुछ मीटिंग में, तो क्वोरम बनता है। क्वोरम का मतलब है कि एक बोर्ड मीटिंग पे एक इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड होंगे, उतने होने चाहिए ताकि वो कलेक्टिवली सभी डिसीजंस ले सके, ठीक है। तो एक सिंगल डायरेक्टर नहीं कभी भी डिसीजंस ले सकता। क्वोरम जो होगा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग, ठीक है, जितने प्रेजेंट हैं, मिनिमम जितने प्रेजेंट होने चाहिए वो लेकर मिलकर डिसीजंस लेंगे। तो कहता कि डिसीजंस कैन बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स without calling a meeting also, but in that case too they are collective decisions। अब कई बार क्या होता है कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे फिजिकली मीट नहीं कर सकते, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, तो नहीं आ सकते ना, एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो मिलकर एक वैसे भी ले लेते हैं डिसीजंस इकट्ठे होके विदाउट कॉलिंग अ मीटिंग, ठीक है ना। तो उसको, लेकिन वो भी कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, वो भी किसी एक डायरेक्टर का डिसीजन नहीं होता। अच्छा आगे आ जाओ, ठीक है। तो कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149। अच्छा अब देखो, सेक्शन 149 ये एक मेजर सेक्शन है, ठीक है। और हम हालांकि एमसीक्यूज देने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको अभी दिखाया सैम्पल पेपर में, क्योंकि एक केस मॉडल टेस्ट पेपर दिखाया, ये केस बेस्ड एमसीक्यूज है, तो हमें समझ के पढ़ना होगा, रट्टा और समझ दोनों ही चाहिए इसमें, ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर आगे। सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट contains provisions which require that every company shall have to constitute board of directors। सेक्शन 149 कंपनीज एक्ट का कहता है कि हर एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, और कहता जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो ये हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का रूल है सबसे पहले, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट का ये कहता है कि एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। तो 149(1) सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट का ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स ही सिर्फ डायरेक्टर्स हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और इंडिविजुअल्स के अलावा कोई भी पर्सन, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आता है, कंपनी आती है, एलएलपी आती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म हो गई, या एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फटाफट से इसको समझेंगे। 149(1) में लिखा है कि सिर्फ एक इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, और कोई भी पर्सन नहीं बन सकता। बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एओपी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। आगे चलो, एवरी कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा अब कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी कह रहा है सेक्शन 149(1)। अब इसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी के कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है पब्लिक कंपनी में, तो इसमें बोला है कि मिनिमम कम से कम 3 लोग होने ही चाहिए डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो उसमें वो या तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने जान पहचान के लोग, या अपने रिश्तेदारों की कंपनी होती है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उसमें 2 रखे गए हैं। और अभी के लिए 1 पर्सन कंपनी, हमें 1 पर्सन कंपनी भी कोई होती है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है उसमें मिनिमम। ये मिनिमम की बात हो रही है कि मिनिमम एक ही हो सकता है, और मैक्सिमम कितने होंगे, 15 हो सकते हैं। और अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है।
तो फटाफट देख लो ये चार्ट को। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी में कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में क्या है, थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसमें ज़्यादा होंगे ना, कम से कम तो 3 रखने ही होंगे। प्राइवेट में 2 होंगे और 1 पर्सन में 1, और मैक्सिमम 15 ही हो सकते हैं। और अगर 15 से ज़्यादा रखने हैं तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आप इस चार्ट को फटाफट से देख लो 5-10 सेकंड लगा के। चलो आगे चलते हैं अब एग्जेम्पशंस पे। अच्छा, ये हमने जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है सेक्शन 149(1) में, ये जो लिमिट्स हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, है ना, और अच्छा इसमें ना गवर्नमेंट कंपनी है जो, ये मैक्सिमम नंबर वाली ये जो लिमिट है इसमें ऊपर बताई कि 15 ही हो सकते हैं, तो ये इससे एग्जेम्प्टेड है। और ठीक है ना, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149(1)(b which requires a company to have a minimum maximum of 15 directors only। तो 149(1) का क्लॉज बी हमने देख लिया ना। 149(1)(b का क्लॉज 149(1) का क्लॉज बी ये कह रहा था कि एक कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं आमतौर पे। तो गवर्नमेंट कंपनी में नहीं ऐसा होता, गवर्नमेंट कंपनी में जितने मर्जी हो सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 149(1) का, वो ये कह रहा था कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स तभी अपॉइंट कर सकते हैं अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो। तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी को नहीं लगता। मतलब गवर्नमेंट ने अपने लिए अलग से रूल्स बनाए हैं। कंपनीज एक्ट तो एक बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हमारी कंपनियों में जो है 149(1)(b का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है कि जहाँ पे भी हमारी कंपनी में भी जितने मर्जी डायरेक्टर हम रख सकते हैं भी। 15 डायरेक्टर्स जो है मैक्सिमम, वो रूल हमारे ऊपर नहीं लगता सेक्शन 149(1) भी, ठीक है। और कहता कि जो फर्स्ट प्रोविजन था सेक्शन 149(1) का कि हम 15 से ज़्यादा भी रखेंगे, उसके लिए हमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज को भी ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी अगर इसने कोई गलती नहीं की है सेक्शन 137 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में और एनुअल रिटर्न फाइल करने में सेक्शन 92 में आरओसी के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। तो मतलब गलती नहीं की है का क्या मतलब है? डिफॉल्ट नहीं की है मींस कि इसने टाइमली फाइल किए होने चाहिए ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ जाता है? वही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाते हैं, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह है ना। तो ये सब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम बनाते हैं साल में ईयर एंड पे, मतलब ठीक है, तो ये सभी हमने सेक्शन 137 में कोई डेट मेंशन होती होगी। सेक्शन 137 में कंपनीज एक्ट में एक कोई ना कोई डेट मेंशन होगी जहां पे हम उसके बारे में आगे देखेंगे। मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 137 में एक कंपनी को टाइमली फाइल करनी होती है और एनुअल रिटर्न टाइमली फाइल करनी होती है सेक्शन 92 में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बाद। तो बार बार ये सेक्शंस पढ़ेंगे, इनका अभी याद रख लो। सेक्शन 92 फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न और सेक्शन 137 फॉर फाइलिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर, ठीक है ना। तो ये अगर इसमें कोई डिफॉल्ट कर देती है गवर्नमेंट कंपनी तो ये एग्जेम्पशन इसके ऊपर से हटा दी जाएगी। तो फिर इसको वही मतलब कि वही 15 डायरेक्टर्स की लिमिट और वो जो 149(1) का जो स्पेशल जो प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा कि जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन इसको पास करना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शंस थी उस रूल को। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी की तरह जो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, तो उनको भी फिर ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर ये डिफॉल्ट करते हैं सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करने में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, या एनुअल रिटर्न फाइल करने में सेक्शन 92 में विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो हमने अभी अब इसके आगे फटाफट अब देखते हैं। अभी फिलहाल लेट्स जस्ट डू इट अ लिटिल क्विकली नाउ। अब देखो वुमेन डायरेक्टर क्या होता है। देखो वुमेन डायरेक्टर की बात हो रही है अब ना। अच्छा, कंपनीज एक्ट में ना कह रहा है कि कुछ कंपनियां, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) है जो, वो ये कह रहा है कि कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो अपनी कंपनी में रखना ही होगा। अब इसका क्या मोटिव हो सकता है? मतलब
पहले पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 कहता है। वैसे अगर हम इसको अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स को ना पढ़े तो ये कौन सा, ये क्या बनेगा, रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल्स। रूल 3 कंपनी, ये इसलिए रट्टा मार रहे हैं, क्या पता कहीं एमसीक्यू ना आ जाए इसका। रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल्स जो है, रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल्स, मतलब कि रूल 3 ऑफ कंपनीज कौन से वाले रूल्स हैं ये, जहाँ जो बताते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है एक डायरेक्टर की, और उसकी क्वालिफिकेशन यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल्स, कौन से रूल्स, रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स जो हैं, ये बताते हैं कि भी कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए इन क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज में, जो कि जो वो कौन सी कंपनीज में होनी चाहिए एक वुमेन डायरेक्टर, वो आगे बता रहा है कि हर एक लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी आपको पता ही है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है, या फिर हर एक पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, और यहाँ पे एंड नहीं लिख रहा, और लिख रहा है, और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। तो कहता कि मतलब और का मतलब क्या है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि, अच्छा यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे ना प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखो पब्लिक कंपनी हमेशा एक बड़ी कंपनी मानी जाती है जिसमें जनरल पब्लिक का पैसा, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो बड़ी कंपनी है ना, देखो 100 करोड़ की, तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल ही है। अच्छा, नॉमिनल या ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल की बात नहीं कर रहा, वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना, पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहा है। एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, और एंड नहीं, और मतलब एक भी कंडीशन अगर एप्लीकेबल हो गई तो वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर, ठीक है। तो इन पब्लिक कंपनीज को रखना ही पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर कम से कम, और हर एक लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड कंपनी चाहे उसका टर्नओवर या उसका चाहे पेड अप शेयर कैपिटल उसका जितना मर्जी हो, तो अगर एमसीक्यू में हमें लिखा हुआ आ गया उस, तो हमें समझ कि हाँ, एक वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए। तो ये कौन सा रूल था, रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स, और ये कौन सा प्रोविजन है, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 149(1), ठीक है। ऐसे प्रोविजन जब आ रहा है फटफट से देखते हैं ना, फर्स्ट प्रोविजन एक बार रटा ताकि याद रहे हमें। फर्स्ट प्रोविजन 149(1) कौन सा था, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) ये कह रहा था कि अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करनी है किसी कंपनी में तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कंपनी से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसके लिए तो मैं बताया कि 37 वाला डिफॉल्ट आरओसी के पास, और एनुअल सेक्शन 92 में भी टाइमली फाइल करनी है आरओसी के पास, ठीक है। और ऐसे ही सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज को भी लग रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) पता लग गया, वही 15 डायरेक्टर वाला जो है, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला रूल। और वो सेकंड प्रोविजन सेक्शन 149(1) वाला जो है, ये क्या है, रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्टर्स रूल्स, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स का रूल 3 कहते हैं कि एक वुमेन डायरेक्टर कम से कम होना कंपनी में, और हर एक पब्लिक कंपनी में जिसमें या तो 100 करोड़ या उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल हो पेड अप, या फिर इसमें एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड या अगर टर्नओवर 3 करोड़ का हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, इट इज क्लैरिफाइड दैट द पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एज द केस मे बी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। ये बता रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी डेट को देख रहे हैं, ये पेड अप टर्नओवर, ये कौन सी डेट को एप्लीकेबल होंगी, कहता ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जब हमारा सीए, जब हमारा ऑडिटर साइन स्टैंप कर देता है तो कोई तो डेट होती होगी ना जो उसके ऊपर मतलब लिखता होगा वो, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो मतलब कहता कि जो लेटेस्ट पिछले साल के, मतलब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो लेटेस्ट हो गए ना लास्ट ईयर के, तो उसकी जो लास्ट डेट है
as on the last date of the latest audited financial statement shall be taken into account। अब ये लास्ट डेट को ना हम इसको कुछ इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम इसका मतलब लास्ट डेट ही समझेंगे। अभी अभी हम ये नहीं मानते कि किस डेट को ऑडिट हुआ वो वाली डेट, या फिर जो लास्ट डेट वैसे होती है, मतलब लास्ट डेट मीन्स कि जब तक हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है सबमिट करने होते हैं, तो आप इसको एज इट इज़ इसको इंटरप्रेट करो। अभी अभी हम अपना इंटरप्रिटेशन नहीं इसमें फॉर्म करेंगे, जब कोई एमसीक्यू, जब कोई आगे फर्दर इसका एग्जांपल देखेंगे तब ज़्यादा बेहतर इसको समझ पाएंगे। अभी जस्ट अंडरस्टैंड इट, वील जस्ट ट्राई टू क्रैम इट एंड अंडरस्टैंड इट एज इट इज़ गिवन। तो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर जो लास्ट डेट को होगा ऑन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट for considering the limits given above for having a woman director on the board। compliance by a newly incorporated company, एक कंपनी अगर नई नई आई है, अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कहता कि अगर उसके ऊपर भी वो लिमिट्स अप्लाई हो जाती हैं, मान लो उसके ऊपर वो लिमिट्स क्यों अप्लाई हो जाएंगी, ये तो कंपनी फर्स्ट टाइम बनी है। तो लेकिन लिमिट्स इसके ऊपर फिर अब देखो पिछले साल की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी, है ना, कि मतलब पिछले साल की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और उसकी जो लास्ट डेट है उसमें से हम चेक करते हैं ना कि 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का शेयर कैपिटल तो नहीं है, या टर्नओवर कहीं 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का तो नहीं था। तो अब इसमें पिछले साल का तो चेक कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर है, कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो इस केस में अगर इसी साल में मान लो कि कंपनी का जैसे ही पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो गया, अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर अभी इसका पहले ही अगर इतना पैसा इकट्ठा हो गया, शेयर कैपिटल पेड अप जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की हो गई कभी भी ड्यूरिंग द ईयर, पहले साल में, इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या टर्नओवर अगर इसका मान लो 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया, एक भी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई हो गई, तो उस कंडीशन के सेटिस्फाई होते ही उसके 6 महीने के भीतर, तो मतलब shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation। तो मतलब वही कि इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर जो है इसको रखना होगा फिर। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट की लैंग्वेज में। कंप्लायंस बाय ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इज covered by the provisions requiring appointment of a woman director shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation। तो ऐसे मतलब इसका यही मतलब हो गया ना कि भी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और पहले ही अभी इनकॉर्पोरेट होते ही जो है इनका टर्नओवर 300 करोड़ के ऊपर हो गया, और या फिर इसका शेयर कैपिटल पेड अप जो है वो भी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो गया, तो जब से ये इनकॉर्पोरेट हुई है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 6 महीने के अंदर अंदर इसको फिर वो रखना होगा एक वुमेन डायरेक्टर को, ठीक है ना, कंप्लाई करना होगा मींस इसको रखना होगा फिर वुमेन डायरेक्टर को within 6 months from the date of its incorporation। चलो आगे चलते हैं। फाइलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ ए वुमेन डायरेक्टर, कहता है एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ ए वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months from the date of such vacancy whichever is later। अब ये नीचे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इससे हम बेहतर समझ पाएंगे। अब कहता है शीतल was occupying the office of a woman director in a company but due to her sudden death on 17th March 2019 the intermittent vacancy so occurred was required to be filled up at the earliest because she was the only woman director on the board। The immediate board meeting was held on 25th June। अब हम खुद इसका आंसर अभी हम नीचे नहीं करेंगे, इसको स्क्रॉल नहीं करते इसको आंसर देखने के लिए, हम ऊपर वाले रूल से समझने की कोशिश करते हैं। इंटरमिटेंट वैकेंसी आ गई वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन पे और एक ही डायरेक्टर है वुमेन डायरेक्टर, तो हमने जो रूल पढ़ा था सेकंड प्रोविजियो टू सेक्शन 149(1) रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स, वो यही कह रहा था ना कि भी कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए एक लिस्टेड कंपनी में, एक पब्लिक कंपनी में जिसमें वही 300 करोड़ वाली कंडीशन अपना टर्नओवर की, या फिर वो 100 करोड़ वाली जो पेड अप शेयर कैपिटल वाली कंडीशन है उसमें एक भी अगर पूरी हो जाए। लेकिन हुआ क्या, अब खाली हो गई वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन ना,
वैकेंसी आ गई किसी वजह से, अब उसकी मान लो अब इसमें लिखा हुआ है कि डेथ हो गई, तो उसकी वजह से डायरेक्टर का ऑफिस वेकेंट हो गया, वुमेन डायरेक्टर का 17 मार्च 19 को, तो कितनी देर में हमने अपॉइंट करना है? तो कहता जो अगली बोर्ड मीटिंग रखी है हमने, या फिर 3 महीने फ्रॉम डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम 3 महीने तो दे ही रहा है ना हमें, या तो अगले 3 महीने, कहता है या तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी अगर वो बाद में है, या फिर अगर बोर्ड मीटिंग जो अगली है, जो कहता विच एवर इज लेटर। तो लेटर का मतलब ये है ना कि अगर बोर्ड मीटिंग 3 महीने से पहले है तो फिर लेटर वाले तो 3 महीने हो गए, तो मतलब कम से कम 3 महीने तो मिल ही रहे हैं ना। और अगर बोर्ड मीटिंग मान लो कि 3 महीने के बाद है, और लेकिन जो बोर्ड मीटिंग जो है मान लो कि वो 3 मंथ्स के बाद है, और 3 मंथ्स भी हो गए वैकेंसी से, उसके बाद अगर बोर्ड मीटिंग है, तो फिर नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग की डेट है उस डेट पे हम रखेंगे फिर वुमेन डायरेक्टर को, क्योंकि उसने बोला विच एवर इज लेटर। तो अब तो मतलब कम से कम ऐसे समझो कि कम से कम 3 महीने तो हमें दे ही रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, जब हमें वुमेन डायरेक्टर की वेकेंट पोजीशन को हमने वापस भरना होगा वुमेन डायरेक्टर के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ही वुमेन डायरेक्टर है ना इस कंपनी में। अगर एक से ज्यादा वुमेन डायरेक्टर होगा तो तो फिर क्या ये रूल एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इसने बोला कम से कम एक होना चाहिए। तो अगर 2 वुमेन डायरेक्टर्स में से अगर एक का ऑफिस खाली हो जाता है तो एक तो है ही है ना, तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा उस कंपनी को। तो एमसीक्यू को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, केस बेस्ड एमसीक्यू को। तो इस पर्टिकुलर इसमें सिचुएशन में हमें ये बता रहा है कि एक सेकंड कॉल आ गया। हेलो, हाँ जी सर।